नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजोन क्लासेस में। साथियों, आज चर्चा करेंगे सीटेट को मद्देनज़र रखते हुए। एग्ज़ाम कंफर्म डेट 5 जुलाई को है, तो अब पढ़ाई की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी। इसलिए दोस्तों पूरी तरह से तैयार हो जाइए। आपके बीच में आज सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा होगी जो आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम उपभोक्ता की बात करेंगे। उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और अपघटक के बारे में आज चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 सवाल या 3 सवाल हर बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या प्राथमिक उपभोक्ता पे चर्चा करेंगे। तो यूँ कह लें कि वे जीव जो केवल प्राथमिक उत्पादकों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे खरगोश और हिरन। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे घास होता है, घास को कौन खाएगा? घास को आपका खरगोश खाएगा, हिरन खाएगा। ये किस श्रेणी में आ जाएंगे? ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। चर्चा करेंगे। और एक बात आपको बता दें, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी जीव होते हैं। कैसे होंगे? शाकाहारी जीव होंगे। यहाँ से प्रश्न बनेगा, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें से निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो उसमें एक हिरन रहेगा, हिरन के बाद बाघ और वगैरह वगैरह, कुत्ता या फिर और भी चीज़ों को डाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। उसमें बिल्ली भी डाल सकता है, शेर डाल देगा, बाघ डाल देगा, ठीक है, घड़ियाल डाल सकता है। ठीक है, तो जो शाकाहारी जीव होंगे वही क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की दोस्तों, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे ये जो होते हैं, ये अपने भोजन के लिए जो है प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे चूहा हो गया, चूहा नहीं, हम मान लेते हैं खरगोश। क्या मान लें? खरगोश। खरगोश को कौन खा सकता है? शेर खा लेगा पकड़ के, चीता खा लेगा। ठीक, तो द्वितीयक उपभोक्ता में वो जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों को खाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। साथियों समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे तीसरे पे, तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। तो ये अपना भोजन जो होता है ये पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये दोनों से प्राप्त करते हैं। जैसे आपका मनुष्य हो गया, ये क्या करेगा, ये जीवों को भी खाता है। और इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे गेहूँ से आटा बनता है, रोटी खाता है। ठीक है, तो ये उत्पादक को भी सेवन कर लेता है, प्राथमिक उपभोक्ता को भी क्या करता है, सेवन कर लेता है। ये जो होते हैं सर्वाहारी जीव होते हैं। यूँ कह लें कि सर्वाहारी जीव होते हैं, वे तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे चतुर उपभोक्ता के अंतर्गत। तो चतुर उपभोक्ता के अंतर्गत ये जीव आते हैं जो पौधे जंतुओं के मृत शरीर को क्या करते हैं, अपघटित कर लेते हैं, अपघटित करके खा जाते हैं। जैसे आप कह लेंगे जीवाणु। क्या? जीवाणु। और उन जीवाणुओं में जैसे दीमक वगैरह हो जाते हैं, ये आपके क्या होते हैं, चतुर्थ उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो जहाँ तक मुझे सवाल है, आप लोग अब तक जो है ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आगे चलेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस समय एक डायग्राम हमने बना रखा है खाद्य श्रृंखला और आहार जाल का। इसे आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे घास हो गया, क्या हो गया, घास हो गया। घास को कौन खाएगा? कीट पतंगे खाएंगे। कीट पतंगों को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। तो दोस्तों डायग्राम में आप फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से। घास है, घास को कौन खाएगा? कीट पतंगे खाएंगे। कीट पतंगे को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? मोर खाएगा। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना। और एक चीज़ आपको बता दें, ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो घटते हुए क्रम 10% का ह्रास होता हुआ जाता है। कितने? 10% का ह्रास हो जाता है जब ये श्रृंखला चलती है। खाद्य श्रृंखला जब चलती है तो उसमें ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो 10% होता है। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद है वायुमंडल। तो वायुमंडल को अगर डिफिनेशन के रूप में देखा जाए तो हम जहाँ पे निवास करते हैं
हमारे चारों ओर वायु का जो एक घेरा है उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में तमाम तरह की गैसें हैं। यहाँ से प्रश्न 2019 सीटेट में पूछा गया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में है। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद पूछता है और कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? ऑक्सीजन की है। इसके बाद और भी गैसें हैं। तो ये चीज़ आप वायुमंडल से सबसे महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन है। इसके बाद जो है बाकी और गैसों का संगठन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। 78% है नाइट्रोजन, ये आप सबको पता है। ऑक्सीजन 20, कहीं कहीं 21% है, कहीं कहीं 20.95% है। ठीक है, इसके रेशियो में थोड़ा सा कम है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 21% ही ज़्यादातर देता है, इसलिए आप लोग 21% देखिएगा। अगर 21% नहीं होता तो 20.95% करके दिया रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ से बस यही महत्वपूर्ण 2 प्रश्न बनते हैं और वायुमंडल से लेयर्स में प्रश्न बनते हैं, वो आगे आपको चर्चा में हम लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ पारिस्थितिकी आगे है। पारिस्थितिकी से एक प्रश्न बहुत बेहतरीन का है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले क्या किया था? पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अर्नेस्ट हैकल जो है वो पारिस्थितिकी के प्रवर्तक प्रतिपादक है। और एक चीज़ आपको हम बता दें, हम सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखते चलें क्योंकि समय बहुत कम है, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए आगे चलेंगे दोस्तों। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई थी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप नोट करते चलेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो वो दिए थे एजी टांसले ने। हम उसको जो है लाइटिंग करते चले हैं, सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको जो है हमने हाईलाइट कर दिया, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को, वीडियो को रोकिए और उस चीज़ को फटाक से नोट कर लीजिए। और बाकी इसमें और भी चीज़ें जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है दोस्तों। तेज़ चलेंगे, फास्ट चलेंगे, ताकि महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कवर करते चले। हाँ, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो वो होता है समुद्र। क्या है? समुद्र। और यहीं से एक प्रश्न आपको हम बताते चले कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन आता है? तो घास, वो खेत जो होते हैं, जैसे धान की खेत हो गई और भी खेत हो गए, वो जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो समुद्र, और मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे तो हो जाता है समुद्र। और यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि जो एक्वेरियम होता है जिसमें आप मछली को रखते हैं वो कैसा है, वो कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो भी आपका क्या है? एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये आप जानते रहिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। आई बात समझ में? आगे चलेंगे दोस्तों वेरी फास्ट। यहाँ से एक टॉपिक और आएगा, आपसे पूछेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक, मुख्य 2 घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं, एक अजैविक घटक, एक होता है जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंदर आपके प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, वायु आदि चीज़ों को रखा जाता है, जिनमें क्या होता है? जीव नहीं होता है। ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता है। और जैविक घटक के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को रखा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक, एक जैविक घटक, एक क्या होता है? अजैविक घटक होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप समझते चलेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र को 2-3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वो चीज़ें आती हैं जैसे वन हो गया, घास स्थल हो गया और मरुस्थल हो गया। ठीक, और इसके बाद जलीय में क्या होता है? एक अलवणीय होता है, एक लवणीय। अलवणीय में वो होते हैं जिनमें लवणता ज़्यादा, लवणता नहीं होती है, वो अलवणीय होते हैं। और जिनमें लवणता होता है, जिसमें नमकीन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके लवणीय होते हैं। जैसे समुद्र हो गया, ज्वार, नदमुख हो गया और लवण झील हो गए, ये सब लवणीय की श्रेणी में आ जाएंगे। और जो अलवणीय होते हैं, जहाँ का पानी जो होता है वो मीठा होता है, पीने योग्य होता है, वो होता है तालाब, झील और झरना। इसके बाद कृत्रिम या मानव निर्मित जो होता है, जैसे हमने आपको अभी इसके पहले बताया था, कृषि हो गया, खेत खलियान, जल और जीवशाला हो गया और अंतरिक्ष यान हो गया। अंतरिक्ष यान का मतलब अब आप कहेंगे अंतरिक्ष यान क्या? तो अंतरिक्ष यान जो होता है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि जब उसमें आप बैठते हैं तो अंतरिक्ष में, स्पेस में जाते हैं तो वहाँ एक अनुकूल परिस्थिति बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आप पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पे जितना
ऑक्सीजन होता है, जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें बनाई जाती हैं। इसलिए क्या हो, वो एक प्रकार का कृत्रिम है। और हमने इक्वेरियम की बात की। इक्वेरियम मतलब मछली पालन के लिए जो आप छोटा सा कांच का वो लेकर के आते हैं बर्तन, जिनमें आप एक छोटा सा जो है पंप लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। चले बिना देर करते हुए आगे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए फिर से, खेत कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र है। ये महत्वपूर्ण है, हमने आपको एक नहीं 2-3 बार बताया। ये चीज़ आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि खेत कैसा है या धान का खेत कैसा पारितंत्र है, ये सब जो है परितंत्र कैसे हैं, मानव निर्मित परितंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। देखिए यहाँ ऊपर हमने नोट्स में लिख रखा है, इसको भी आपको बताते चलें कि अपघटक पूछेगा केचुआ के किस श्रेणी में आते हैं, तो केचुआ क्या है, वो आपका अपघटक होता है। और पूछेगा अपमार्जक, अपमार्जक में आपके क्या आते हैं, गिद्ध, चीता। ठीक, मतलब कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं, मरे हुए जंतुओं को खाते हैं, वो क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं, जिन्हें सफाई कर्मी या सफाई कर्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली, पोषक तत्वों का प्रवाह या ऊर्जा का प्रवाह देखते चलेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए आपको एक उसके माध्यम से हम क्या करें, इसको बताते चल रहे हैं। ठीक है, देखिए एक ग्राफ के माध्यम से सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ये रहा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, प्राथमिक उत्पादक है, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इसके बाद चतुर्थ उपभोक्ता और मृदा। ये सारी चीज़ों को आपको हम एक बार फटाक से समझा दें। इसके बाद देखिए, जो प्राथमिक उत्पादक है वो किस पे डिपेंड होता है, वो मृदा पे। क्यों? क्योंकि जो भी आप घास या जो भी गेहूँ मान लीजिए, चना मान लीजिए, जो भी आप ऐसे चीज़ें मान लीजिए जो मिट्टी में पैदा होते हैं, ठीक है, उनको किसकी ज़रूरत होती है, मृदा की। ठीक है, तो ये प्राथमिक उत्पादक हो गए। आपने क्या किया, घास उग गई, ये क्या हो गई, प्राथमिक उत्पादक में घास आ गई। अब इसका सेवन कौन करेगा, इसका सेवन मान लो प्राथमिक उपभोक्ता करेगा, जैसे आपका खरगोश हो गया। ठीक है, अब खरगोश का सेवन कौन करेगा, द्वितीयक उत्पादक उपभोक्ता कर लेगा। फिर उसको कौन खाएगा, वो खाएगा तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता को कौन खा जाता है, वो खा जाता है चतुर्थ उपभोक्ता। और एक चीज़ आपको बताते हैं, ये जो चतुर्थ उपभोक्ता है वो जो है इन सारी चीज़ों को क्या कर लेगा, सेवन कर सकता है, इन सारी चीज़ों का भी सेवन कर सकता है। और ये क्रिया जो होती है इनकी, ये आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। ऊर्जा के प्रवाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा का यह प्रवाह चक्रीय नहीं होता, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा वापस सूर्य तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए क्या होता है, यह एक दिशीय होती है। पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है, ऐसे जाता है। कहने का मतलब ये है, आप कहेंगे ये कैसे होता है सर, तो आपको बताते चलें कि जैसे कोई घास है, क्या है, कोई घास है, मान लो ये घास हो गए, तो ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से करेगा। ठीक, और इसके बाद ये तैयार हो गया, कोई पौधा तैयार हो गया। अब उस पौधे को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा, मान लो जो भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक जैसे होते हैं, खाते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और आपको बता दें, अब ये जो ऊर्जा फिर एक दूसरे में जाएगी, लेकिन फिर वो वापस सूर्य तक तो जा नहीं पाएगी। देखिए, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके कोई पौधा तैयार हुआ था ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। फिर उस पौधे को खरगोश खाया, फिर खरगोश को कोई और खाया, फिर उसको कोई और खाया, फिर उसको कोई और खाया। अब वो ऐसे खाते हुए क्रम में आगे चले गए, लेकिन जो लास्ट में जीव होगा, क्या उसको सूर्य खाएगा, नहीं, सूर्य नहीं खाएगा, ना तो उसका ऊर्जा सूर्य तक पहुंच पाएगा। इसलिए ये एक चक्रीय नहीं होता, एक साइकिल ऑर्डर में ना होकर के एक दिशीय होता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल एक दिशा में होता है, चक्रीय ना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे आगे, लेकिन पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है, क्योंकि अजैविक से शुरू होकर अपघटकों द्वारा पुनः अजैविक तक पहुंचा दिया जाता है। ये आपको हम समझाते चलें। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, चक्रीय नहीं होता, लेकिन पोषक तत्वों का प्रवाह क्या होता है, चक्रीय होता है। जैसे आपने क्या किया कि एक छोटा सा कोई पौधा है, ठीक है,
उसको खरगोश खाया, खरगोश को कोई और खाया, फिर उसको कोई और खाया, फिर कोई उसको और खाया। बाद में जो लास्ट में जो बचेगा, जो सड़ जाएगा, मर करके सड़ जाएगा, ज़मीन में मिल जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो क्या करें, उसको चाल करके मिट्टी में नाइट्रोजनीकरण करके क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर वो नाइट्रोजन किसको मिलेगा, पौधों को मिल जाएगा, वहाँ पे फिर कोई पौधा तैयार हो जाएगा। तो क्या हुआ, पोषक तत्वों का प्रवाह क्या होता है, चक्रीय होता है। इसी क्रम में वो क्या करेगा, चलता रहेगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। समझ गए तो ठीक, अगर नहीं समझ गए तो कमेंट में करके छोड़ दीजिएगा। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, फिर से एक लेक्चर हो जाएगा, जिसमें आप इस चीज़ को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। पहली पूरी प्रक्रिया ऊष्मागतिक के नियम पर आधारित है, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि ये जो क्रिया है वो किस पे आधारित है, तो ये पूरी की प्रक्रिया जो होती है ऊष्मागतिक पे आधारित होती है। आगे चलेंगे। प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते चलेंगे एक लाइन में, यहाँ से प्रश्न जल्दी नहीं पूछता है। प्रथम नियम क्या कहता है, ऊर्जा का तो सृजन होती है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही उसमें नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये तो एनर्जी की जो है भौतिक विज्ञान के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, सृजन किया जाता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। द्वितीय नियम है, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है। ये दो नियम है ऊर्जा के, ये ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है ऊर्जा के नियम। ये आप अगर फिजिक्स पढ़े हैं तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो पता है, नहीं तो हम बताते चल रहे हैं आपको कि ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसको एक जगह रखा जा सकता है। केवल उसको क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और एक चीज़ आपको और बताते चले कि जब भी ऊर्जा एक जगह से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ह्रास होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। आगे आपको एक एक लाइनों में चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने, डिस्क्राइब करते चलेंगे। आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे द्वारा क्या किया जाता है, सौर ऊर्जा को आहार ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे द्वारा सूर्य की ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो आहार ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। आगे चलेंगे। आगे है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का क्षय दो पोषण स्तरों के बीच तथा प्रत्येक पोषण स्तरों के अंदर भी होता है। इसके पहले हमने आपको पहले ही बता दिया था, केवल औसतन 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। बाकी 90% जो वो हैं पोषक, वो क्या होते हैं, रिफ्यूज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते। केवल 10 का क्या होता है, स्थानांतरण हो पाता है साथियों। आगे चलेंगे। आगे महत्वपूर्ण चीज़ों पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए एकदम बेहतरीन जो है छांट करके निकाला गया है, ये आप देखते चलिएगा, ये परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। चलिए देखिए, पहला है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनों का काटना तथा वन उन्मूलन है। ये यहाँ से प्रश्न पूछेगा, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है, तो वनों का काटना है और इसके बाद उसका वन उन्मूलन है। देखते हैं हम लोग वनों को काट करके क्या की धुआंधार कटाई चल रही है अपने यहाँ, ठीक है। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र के उच्चतम पोषण स्तर पर सर्वाहारी है, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, ठीक। आगे चलेंगे। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आएगा। यहाँ से ये प्रश्न आप फटाफट देखते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मनुष्य जो है वो साग सब्जी और मांस दोनों को खाता है। आगे, यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरणीय संकट पारिस्थितिकी शत्रु भी कहा जाता है। किसको, यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा के, ठीक है। आगे है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का होता है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो महासागर का है। एक चीज़ और आपको दोस्तों हम बताते चले यूकेलिप्टस के बारे में, सफ़ेदा के बारे में। सफ़ेदा लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और ये जहाँ लगाया जाता है वो आस पास के वाटर लेवल को क्या करता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु कहा जाता है। और सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ का होता है, वो होता है महासागर का साथियों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हुई। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, हम इसको बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि आधे घंटे या 40 मिनट जो भी क्लास हो, लंबी क्लास हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते चले ताकि समय कम है। आप 1 2 3 वीडियो देखिए, पर्यावरण ख़त्म, 1 2 3 वीडियो देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी ख़त्म। ये मेरा टारगेट है। आगे चलेंगे। आगे दोस्तों,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये आप नोट कर लेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्रों के चक्रण को जैव भू रासायनिक तंत्र कहा जाता है। इसके बाद चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था चिपको आंदोलन। यह भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा ने वर्ष 1973 में क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न आपको चिपको आंदोलन यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा से जो है प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलेंगे। आगे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण क्या किया गया, पारित किया गया। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया साथियों। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। आगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या किया गया, लागू किया। ये 3 डेट आप क्या करिए, नोट कर लीजिएगा। आगे वन लाइनर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने सबसे पहले किया था। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन से है, हरे पौधे हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा 78.09% या 71%, 78% अक्सर देता है, पॉइंट में बहुत कमी देता है। आगे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना % स्थानांतरित होता है, तो केवल 10% होता है। 90% का क्या हो जाता है, हास हो जाता है। और स्टार्टिंग में हमने जो है ये 90 और 10 में थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन में 19 बोल दिया दोस्तों, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो यकृत द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे दोस्तों पर्यावरण भाग 4 में आपको हम बताते चले कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी परिवंश का अध्ययन, जीव किस तरह के घर में रहता है, ये एक चीज़, भोजन कैसे प्राप्त करता है, जीवित रहने के लिए किस प्रकार निर्भर होते हैं, किस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक बार फिर से थोड़ा सा देखते चलेंगे। जैव विविधता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते चलेंगे। तो जैव विविधता इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो WJ रोनेन ने क्या किया था, सबसे पहले इस चीज़ को किया था। और आपको जैव विविधता के बारे में हम बताते चले तो किसी भी प्रदेश की संपूर्ण जो जातियां वहाँ निवास करती हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या होते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। आगे आपको महत्वपूर्ण एक लाइन है, आप देख लीजिएगा। जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों के विनाश से है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। आगे दोस्तों पर्यावरण भाग 5 में है। हाँ, ये समझ लीजिए एक वीडियो में पूरी पर्यावरण को कवर करेंगे, पूरी नोट्स हम ख़त्म करने वाले हैं दौड़ा करके, मतलब बहुत फास्ट। ठीक है, स्लो नहीं चलेंगे, फास्ट चलेंगे। आगे है, देखिए आगे है जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट की संकल्पना जो है सर्वप्रथम नॉर्मन मायर ने सबसे पहले 1988 में दिया था। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा एक लाइन में पूछेगा, हॉट स्पॉट की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था, तो सर्वप्रथम नॉर्मन मायर ने क्या किया था, सबसे पहले ये चीज़ दिया था। मापदंड महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछेगा। एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट, एक है भारत में सुंडालैंड का एक क्षेत्र है, और एक है भारत का चरमेच्छ जो है ये क्षेत्र एक है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज में आगे जो है वो हम देखते चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आपको थोड़ा सा हॉट स्पॉट के बारे में हम बताते चलें, ये आप एक लाइन में फटाक से देख लीजिए। हॉट स्पॉट का क्या होता है, तो यह समुद्र का वह क्षेत्र होता है जिसे क्या होता है, विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा यहाँ जल के अंदर एक प्रमुख निवास क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। कहने का मतलब हॉट स्पॉट जो होता है वहाँ तमाम तरह के जीव क्या होते हैं, निवास करते हैं, इसलिए उसको क्या किया गया, हॉट स्पॉट का नाम दे रखा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे साथियों। रेड डाटा बुक है, तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत उनको रखा जाता है, उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जो संकट प्राय होते हैं, यानी कि जो ख़त्म होने की कगार पे होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, रेड डाटा बुक की सूची में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, जिसे लाल किताब भी कहा जाता है। आगे है, किसी प्रजाति को विलुप्त तब तक माना जाएगा, मतलब जब तक वो लगभग 50 वर्ष क्या होती है ना देखी जाए, अपने जहाँ वो है वहाँ पे 50 वर्षों में क्या हो ना देखी जाए, तो इसलिए उसे क्या कहा जाएगा, विलुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में डाल करके उसको जो है उसमें रख दिया जाएगा। किस में,
रेड डाटा बुक में रख दिया जाता है। आगे 1952 में चीता को भारत का विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है, आप जानते हैं। सिक्किम राज्य को वनस्पति शास्त्री को स्वर्ग कहा जाता है। आगे भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को क्या किया गया था, पारित किया गया था। आगे चलेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनेंगे वो देखते चलेंगे। सबसे पहले भारत में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 535 वन्यजीव अभ्यारण्य है अब तक भारत में, और सबसे ज़्यादा जो है वो अंडमान निकोबार में है, 96 जो है वहाँ पे स्थित है। आगे है सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है। ठीक है। आगे जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। ठीक है। ये 3-4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप फटाफट देख ले। तो शांत घाटी केरल में स्थित है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, और लोकार्ट झील कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। आगे चलेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में जो है स्थापित की गई। आगे विश्व आर्द्रभूमि नम भूमि या वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, 2 फरवरी ये महत्वपूर्ण डेट है। ठीक है साथियों, तो आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ तक हमको लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम आपको बताते चले, थोड़ा सा आपका ध्यान जो है कोटो प्रोटोकॉल की तरफ लेके चलेंगे। वहाँ हरित गृह गैस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो वहाँ से आप ग्रीन हाउस गैस जिसे कहते हैं, थोड़ा सा आप फटाफट देख लेंगे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निष्कारण होता है, वनों के विनाश से। मीथेन नम भूमि, कृषि कार्य और कूड़े के ढेर से रिलेटेड है। नाइट्रस ऑक्साइड जैव ईंधन के दहन से है। और HFC-5 जो है वो 9 गौसे के समुच्चय HCF-23 से रिलेटेड है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एल्युमिनियम उद्योग से है। और SF6 जो है मैग्नीशियम के परिष्करण से जो है रिलेटेड है। हरित गैसें कौन कौन सी हैं वो आप देखते चलिए फटाफट। जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन, 3 ये हैं। बाकी आगे चलेंगे। आगे आपको हम कुछ प्रमुख समझौतों की बात कर दें तो सबसे पहले रियो या पृथ्वी सम्मेलन 1992, कोटो प्रोटोकॉल 6 फरवरी 2005 में लागू हुआ। पेरिस समझौता 2015 में, भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशन। ठीक दोस्तों, अब आप क्या करिए, पेन पेपर ले लीजिए। अब आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, आप फटाफट नोट करते चलिएगा। अब आशा करते हैं आप लोग पेन पेपर ले लिए होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलिए। क्या है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी, तो जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले क्या किया था, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी। आगे कोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, CO2 है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए लाभदायक एवं हानिकारक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो जीवन के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है, तो चाइना का योगदान सबसे ज़्यादा है। किस देश को कार्बन निगेटिव के रूप में जाना जाता है, तो भूटान को जाना जाता है। आगे कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक तापन द्वारा पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादर से। कार्बन डाइऑक्साइड और विकिरण के अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है। आगे मीथेन के स्रोत, मीथेन कहाँ से निकलता है, धान के खेत से निकलता है, कोयले के खनन से निकलता है, पालतू जानवरों की जब जुगालू करते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, आर्द्र भूमि से निकलता है। जुगाली करने वाले पशु मीथेन गैस का निस्तारण करते हैं, हमने अभी आपको तुरंत बता दिया। आगे भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 2008 में क्या किया गया था, जारी किया गया था साथियों। आगे चलेंगे। आगे है, कौन सी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है ज्वालामुखी के उद्गार के बाद। आगे कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो CO2, N2O और CO और CH4, ये आप बताइएगा हमें। ठीक है, कौन सी नहीं है। आगे वायुमंडल में 99% पर कौन सी 2 गैसें हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दोनों एक साथ जोड़ लीजिएगा, वो खुद ही 99 हो जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में के परस्पर समूह को आहार जाल कहा जाता है। आगे कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन आर्गन, इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन है, CH4। आगे विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, वाहनों से निकलने वाली गैसें जो हैं वो हैं। आगे विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण है,
तो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये जो चीज़ें हैं। आगे दोस्तों चलेंगे, भारत में 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का क्या किया गया था, गठन किया गया था। आगे ऊर्जा संकट का तात्पर्य कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने से है। जिट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। इसके अलावा पैगोमिया तथा सूरजमुखी की खेती भी बायोडीजल हेतु किया जाता है। आगे चलेंगे, एथेनॉल का प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन, ठीक, ISA, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करने हेतु 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ISA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांटन ओल्दो तथा UN के तत्कालीन महासचिव वान की मून की उपस्थिति में किया गया। इसका सचिवालय फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन जो है ये ISA, ठीक है, इस पे जो है कुछ प्रमुख मुद्दे पे चर्चा की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का प्रयोग किया जाए जो सोलर एनर्जी से चलती हों। ठीक है साथियों, आगे चलेंगे। तो महत्वपूर्ण, सिर्फ जो एकदम महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों पे चर्चा चल रही है। तो आपको बताते चले क्या है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन का जो पौधा है वो क्या है, नीम का पौधा है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, देखते चलेंगे। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, फुसफुसाहट जो होती है वो क्या होती है, 30 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल होती है। और मनुष्य की श्रवण क्षमता क्या होती है, 80 डेसिबल के में होती है। आगे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, रॉकेट इंजन करता है 180 डेसिबल। और हृदय की धड़कन क्या होती है, 10 डेसिबल होती है। ठीक है, पौधे द्वारा ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता के कारण इन्हें ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, आगे किसी व्यक्ति की लगातार 80 से 90 डेसिबल की शोर को 8 घंटे तक रखने पर वो क्या हो जाएगा, बहरापन शुरू हो जाता है। कहने का मतलब अगर किसी के कान के पास लगातार डीजे बजाते रहो 8 घंटे, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम सुनने लगेगा, बहरापन क्या होता है उसका स्टार्ट हो जाता है। साथियों आगे चलेंगे। आगे आपको पता चले ओजोन परत के क्षरण का पता जो है सर्वप्रथम 1985 में फॉर्गन, ठीक है, द्वारा आर्कटिक के ऊपर क्या किया गया था, लगाया गया था। किसके, फॉरमैन है शायद। ठीक है, ये इसमें सही लिखा नहीं है। आगे है ओजोन परत की मोटाई जो है वो डप्सन इकाई में क्या किया जाता है, मापा जाता है। ओजोन परत की औसतन मोटाई क्या है, 300 डप्सन है। ठीक है, यूनिट में है। जहाँ पर यह मोटाई 100 डप्सन हो जाती है वहाँ ओजोन छिद्र का क्या होता है, निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे ओजोन परत की सुरक्षा हेतु समझौता जो है ये किए गया था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये ज़्यादा पूछा नहीं गया अभी तक परीक्षा में। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते चलें। एक है वियना समझौता, 1905 में किया गया था। ठीक है, जिसे 1988 में लागू किया गया, यह पहला था। ठीक है, इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी 16 सितंबर ओजोन दिवस जिसे मनाया गया था, मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 में लागू किया गया था। उसी समय से जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ देखते चलिए फटाफट। तो एक है CNG का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद एक प्रश्न है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है, तो चीन का है। कहाँ का है, चीन में पाया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी अच्छे से देखिएगा। इसमें 1-2 जगह थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, वो कन्फ्यूजन जहाँ लगे वो आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। साथियों पूरी सीरीज लगभग हमने अभी जो है पर्यावरण को लगभग कंप्लीट कर लिया। अभी जो बच रहा है वो NCERT और SCERT की बुक बच रहे हैं, उसमें हम 2-3 चैप्टर कंप्लीट किए। बाकी 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर जो भी हैं वो एक सीरीज़ में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पर्यावरण खत्म करने के बाद तुरंत जो है CPD की तरफ चलेंगे, ताकि CPD को भी हम क्या कर लें, समय रहते कंप्लीट कर सकें। और आपको हम बताते चले नोट्स जिनके पास नहीं है वो
नोट्स के लिए जो है हेलो ऐप एक है, वहाँ पे मेरी जो आईडी है वहाँ पे करीब 3000 लोग हमसे जुड़े हैं। वहाँ पे हम सबको जो है प्रोवाइड करा देते हैं नोट्स। तो आप वहाँ पे जा कर के नोट्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वहाँ पे आप आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो है आईडी दे देंगे। आप वहाँ से नोट्स सारे जो है सीटेट के आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जैसी भी लगी हो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।